क्या ऐसा हो सकता है कि जिस पलंग पर आप रोज सोते हैं वही आपको धीरे धीरे बीमार कर रहा हो? द डिबेट में आपका स्वागत है। बिल्कुल। और आज हम एक ऐसे विषय का विश्लेषण कर रहे हैं जो देखा जाए तो बहुत ही दिलचस्प है, जियोपैथिक स्ट्रेस। राइट। मतलब सब मेडिकल टेस्ट नॉर्मल हैं, डॉक्टर कह रहे हैं आप बिल्कुल फिट हैं, फिर भी आप सुबह उठकर थका हुआ महसूस करते हैं। या शायद आपके घर का कोई एक कोना ऐसा है जहां रखे पौधे हमेशा मुरझा जाते हैं। हाँ, और लोग अक्सर इन चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन क्या इसका कारण सच में जमीन के सैकड़ों फीट नीचे बहने वाला पानी या कोई अदृश्य ऊर्जा है? यही आज की चर्चा का मुख्य प्रश्न है। एग्जैक्टली। मैं आज इस बात का समर्थन कर रही हूं कि जियोपैथिक स्ट्रेस कोई वहम नहीं है। ये एक बहुत ही रियल एनवायरमेंटल फैक्टर है और इसके प्रभावों को पहचानना और उसका समाधान करना हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहद ज़रूरी है। और मेरा दृष्टिकोण ये है कि मैं इन लक्षणों को नहीं नकार रहा। थकान, नींद ना आना या घर में भारीपन महसूस होना, ये अनुभव बिल्कुल वास्तविक हैं। लेकिन इन्हें क्रॉसिंग लाइंस या जमीन की डिस्टर्ब्ड एनर्जी से जोड़ना बिना ठोस वैज्ञानिक साक्ष्यों के काफी कमजोर तर्क है। तो देखिए, अगर हम इसके साइंस पर जाएं तो जियोपैथिक स्ट्रेस का मैकेनिज्म काफ़ी स्पष्ट है। हमारी पृथ्वी की अपनी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी है जिसे शूमन रेजोनेंस कहते हैं। ये लगभग 7.83 हर्ट्ज होती है, जो कि दिलचस्प रूप से इंसान के दिमाग की अल्फा वेव्स से मेल खाती है। बिल्कुल। जब हम पृथ्वी की इस प्राकृतिक ऊर्जा के साथ तालमेल में होते हैं तो हम रिलैक्स्ड रहते हैं। लेकिन जमीन के नीचे जब पानी की तेज धाराएं चट्टानों से रगड़ खाकर बहती हैं तो एक पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पैदा होता है। एक सेकेंड, पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? हाँ, ये घर्षण और फॉल्ट लाइंस यानी जमीन की दरारें उस प्राकृतिक मैग्नेटिक फील्ड को डिस्टर्ब कर देती हैं। और जब आप उस डिस्टर्ब्ड फील्ड के ठीक ऊपर अपना घर बनाते हैं तो आपका शरीर लगातार उस सूक्ष्म स्ट्रेस को झेलता है। लेकिन देखिए, पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्वार्ट्ज जैसे खास क्रिस्टल्स पर बहुत ज्यादा मैकेनिकल प्रेशर पड़ने से पैदा होता है। जमीन के गहरे अंदर बहने वाले पानी से इतना बड़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टर्बेंस कैसे पैदा हो सकता है? ये लगातार होने वाली प्रक्रिया है, जो फिर भी वो इतनी मोटी मिट्टी, पत्थरों और कंक्रीट की नींव को पार करके आपके बेडरूम तक कैसे पहुंचेगा, और वो भी इस हद तक कि आपके ब्रेन वेव्स को डिस्टर्ब कर दे? इसका कोई एम्पेरिकल डेटा नहीं है। मुझे लगता है कि हम यहाँ दो अलग अलग साइंटिफिक फैक्ट्स को जबरदस्ती जोड़ रहे हैं। एम्पिरिकल डेटा शायद कन्वेंशनल लैब में ना हो, लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में इसके असर साफ दिखते हैं। और आज के समय में ये स्ट्रेस और भी खतरनाक है क्योंकि इसमें मैन मेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोल्यूशन जुड़ गया है। आप मोबाइल टावर और हाई टेंशन वायर्स की बात कर रही हैं, राइट? हाँ, बिल्कुल। साथ ही हमारे घरों के अंदर की हेवी वायरिंग भी। जब पृथ्वी की ये डिस्टर्ब्ड एनर्जी इन मैन मेड रेडिएशंस के साथ मिलती है तो ये हमारे इम्यून सिस्टम पर लगातार हमला करती है। शरीर का सेल्यूलर फंक्शन बिगड़ने लगता है। मैं मानता हूं कि हाई टेंशन वायर्स और ईएमएफ को लेकर चिंताएं जायज हैं, क्योंकि उन्हें हम साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट से नाप सकते हैं, उनके रेडिएशन का सबूत है। लेकिन तो फिर समस्या क्या है? समस्या ये है कि आप उस नापी जा सकने वाली चीज को एक ऐसी थ्योरी के साथ मिक्स कर रही हैं जिसे किसी भी कन्वेंशनल टूल से डिटेक्ट नहीं किया जा सकता। मेरी चिंता यही है कि हम असली डायग्नोसेबल इश्यूज को किसी अनप्रूवन ऊर्जा का नाम दे रहे हैं। अनप्रूवन कैसे? चलिए कुछ बहुत ही कॉमन और ऑब्जर्वेबल एग्जाम्पल्स लेते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति है जिसे अपने बेडरूम में महीनों से ठीक से नींद नहीं आ रही है। उसे लगातार माइग्रेन रहता है। उसने सारे स्लीप टेस्ट करा लिए, डाइट बदल ली, लेकिन कुछ काम नहीं आया। फिर एक दिन वो अपना बिस्तर कमरे के दूसरे कोने में शिफ्ट कर लेता है और अचानक से उसकी नींद की क्वालिटी एकदम बेहतरीन हो जाती है। अच्छा, ये कोई एक बार की घटना नहीं है, ऐसे हजारों केसेस हैं। ये सीधा संकेत है कि उस विशिष्ट स्थान पर जमीन के नीचे से कोई डिस्टर्ब्ड एनर्जी आ रही थी। बिस्तर बदलने से नींद अच्छी आने लगी, ये एक फैक्ट हो सकता है, लेकिन उस फैक्ट के पीछे का कारण जमीन के 200 फीट नीचे बहने वाला पानी है। ये एक बहुत बड़ी छलांग है। विज्ञान में हम कहते हैं ना, कॉरिलेशन इज नॉट कॉजेशन। तो आपके हिसाब से इसका क्या कारण हो सकता है?
हो सकता है जिस नई जगह पर उसने बिस्तर लगाया वहां एसी का एयर फ्लो बेहतर हो सकता है पुरानी जगह पर खिड़की से स्ट्रीट लाइट सीधा आंखों पर आ रही हो, या बाहर सड़क का शोर आ रहा हो। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं बदला तो सबसे बड़ा फैक्टर प्लेसिबो इफेक्ट। इंसान ने कुछ नया ट्राई किया, उसे उम्मीद थी कि इससे फायदा होगा, और उस मनोवैज्ञानिक राहत ने उसे अच्छी नींद दे दी। इसके लिए हमें अदृश्य लाइनों को जिम्मेदार ठहराने की क्या जरूरत है? प्लेसिबो इफेक्ट इंसानों पर तो काम कर सकता है, लेकिन क्या जानवरों और पौधों पर भी प्लेसिबो काम करता है? हम अक्सर देखते हैं कि अगर घर में कोई जियोपैथिक स्ट्रेस जोन है तो कुत्ते या बिल्लियां कभी भी उस जगह पर नहीं बैठेंगे। वो उस जगह को अवॉइड करेंगे। इसके अलावा अगर आप किसी पौधे को उस स्ट्रेस लाइन के ऊपर रख दें तो आप उसे चाहे जितना पानी दें या धूप दें, वो मुरझाने लगता है। जानवर और पौधे इस एनर्जी के प्रति बहुत सेंसिटिव होते हैं। देखिए, जानवरों और पौधों का व्यवहार भी बिना किसी मिस्टिकल एनर्जी के बहुत आसानी से समझाया जा सकता है। कुत्तों और बिल्लियों की सुनने और सूंघने की क्षमता हमारी तुलना में कई गुना ज्यादा होती है। लेकिन वो एक ही जगह से क्यों भागते हैं? हो सकता है घर के उस खास कोने में फ्रिज के कंप्रेसर या किसी प्लग पॉइंट से कोई हाई फ्रीक्वेंसी आवाज आ रही हो, जो इंसान नहीं सुन सकते लेकिन जानवरों के लिए बर्दाश्त के बाहर हो। और पौधों की बात करें तो एक ही कमरे में अलग अलग जगहों पर नमी, हवा का प्रवाह और सूरज की रोशनी का एंगल बिल्कुल अलग हो सकता है। लेकिन बात सिर्फ एक दो पौधों की नहीं है। जब ये डिस्टर्ब्ड एनर्जी लंबे समय तक घर में बनी रहती है तो इसके असर आपकी पूरी जिंदगी पर दिखने लगते हैं। बिना किसी वजह के परिवार में भारी झगड़े होना, फोकस खत्म हो जाना और यहाँ तक कि लगातार आर्थिक नुकसान यानी पैसा ना टिकना भी इसके लक्षणों में गिना जाता है। और यहीं आकर ये थ्योरी मेरे लिए सबसे ज्यादा प्रॉब्लमैटिक हो जाती है। घर में पारिवारिक झगड़े होना या बिजनेस में नुकसान होना, ये बहुत ही जटिल सामाजिक और आर्थिक मुद्दे हैं। मैं समझ रही हूँ आप क्या कहना चाह रहे हैं, लेकिन जब आपका शरीर रात में हीलिंग फेज में नहीं जा पाता तो आपका चिड़चिड़ापन बढ़ता है, आप काम पर फोकस नहीं कर पाते। जाहिर है इसका सीधा असर आपके करियर और रिश्तों पर पड़ेगा। पर इंसान की फितरत है कि जब जिंदगी में सब कुछ गलत हो रहा हो तो वो अपनी गलतियों का विश्लेषण करने के बजाय किसी अदृश्य कारण को दोष देना चाहता है। मेरे घर के नीचे की ऊर्जा खराब है इसलिए मेरे पास पैसे नहीं टिक रहे। ये सोचना मनोवैज्ञानिक रूप से बहुत आसान है। ये अपनी नाकामी को जस्टिफाई करने का एक तरीका है। मैं इसे जिम्मेदारी से भागना नहीं कहूंगी, मैं इसे एक होलिस्टिक अप्रोच मानती हूँ। आप ये नहीं नकार सकते कि आपका भौतिक वातावरण आपकी मेंटल स्टेट को ड्राइव करता है, और ये बात तब और गंभीर हो जाती है जब हम इन ऊर्जा लाइनों के क्रॉसिंग पॉइंट्स की बात करते हैं। आप ग्रिड लाइंस की बात कर रही हैं? करती हैं तो वो जगह सबसे ज्यादा टॉक्सिक हो जाती है। एनर्जी हीलिंग की दुनिया में इन इंटरसेक्शन पॉइंट्स को कैंसर पॉइंट कहा जाता है। एक सेकेंड, मुझे सख्त ऐतराज है इस शब्द के इस्तेमाल पर। कैंसर एक बहुत ही गंभीर क्लिनिकल डायग्नोसिस है। मैं जानती हूँ ये शब्द बहुत भारी है। भारी नहीं, ये डरावना है। कैंसर एक जानलेवा बीमारी है जिसके पीछे जेनेटिक्स, लाइफस्टाइल और साफ तौर पर साबित हो चुके कार्सिनोजेन्स होते हैं। जब खुद माना जाता है कि मेडिकल साइंस में इसका प्रमाण सीमित है, तो हीलर्स द्वारा ऐसे डराने वाले शब्दों का प्रयोग करना वैचारिक रूप से समस्याग्रस्त है। पर आप इसके पीछे के लॉजिक को समझिए। अगर आप ऐसे क्रॉसिंग पॉइंट के ठीक ऊपर अपना बिस्तर लगाते हैं और सालों तक वहां सोते हैं, तो वो पावरफुल नेगेटिव जोन आपके शरीर की सेल्यूलर रिपेयर मैकेनिज्म को लगातार रोक रहा है। लेकिन मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए। जब आपका इम्यून सिस्टम लगातार सप्रेस्ड रहेगा तो शरीर में गंभीर बीमारियां पनपने का रास्ता खुल जाता है। हीलर्स इस शब्द का इस्तेमाल उस खतरे की इंटेंसिटी बताने के लिए करते हैं ताकि लोग समय रहते उस जगह का समाधान कर सकें। इंटेंसिटी बताने के और भी तरीके हो सकते हैं, लेकिन कैंसर पॉइंट कहना सीधा सीधा फियर मॉन्गरिंग है, मतलब डर का व्यापार है। जब आप किसी परेशान इंसान से कहते हैं कि वो एक कैंसर पॉइंट पर सो रहा है, तो आप उसके दिमाग में खौफ पैदा कर रहे हैं। डर इंसान को कुछ भी मानने पर मजबूर कर देता है। हमें ऑल्टरनेटिव हीलिंग और क्लिनिकल डायग्नोसिस के बीच एक स्पष्ट रेखा खींचनी चाहिए। ठीक है, शब्द पर हम असहमत हो सकते हैं, लेकिन अगर ये क्रॉसिंग लाइंस इतनी ही डेंजरस हैं तो इन्हें डिटेक्ट करना जरूरी है। और इन्हें नापने का कोई ऑब्जेक्टिव साइंटिफिक तरीका होना चाहिए ना? बिल्कुल है। कन्वेंशनल साइंस के मीटर इस सूक्ष्म ऊर्जा को नहीं पकड़ सकते क्योंकि ये कोई सिंपल रेडियो वेव नहीं है। इसे डिटेक्ट करने के लिए एनर्जी स्कैनिंग तकनीकों का इस्तेमाल होता है, जैसे पेंडुलम डाउंसिंग या कॉपर की एल रॉड्स। अच्छा,
एक अनुभवी डाउजर या हीलर जब इन उपकरणों के साथ घर में चलता है तो जहां भी वो स्ट्रेस लाइन होती है वो रॉड्स अपने आप घूमकर क्रॉस हो जाती हैं। हमारा खुद का नर्वस सिस्टम एक बेहतरीन बायोसेंसर है जो इन छड़ों के जरिए उस अदृश्य ऊर्जा को पकड़ लेता है। ये एक जांची परखी तकनीक है। आप पेंडुलम और एल रॉड्स की बात कर रही हैं जो कि 16वीं सदी की तकनीकें हैं। आज के क्वांटम फिजिक्स और एडवांस सेंसर्स के दौर में आप कह रही हैं कि एक इंसान के हाथ में पकड़ी हुई तांबे की छड़ 200 फीट नीचे के यूरेनियम या फॉल्ट लाइन को डिटेक्ट कर लेगी। नतीजे तो यही बताते हैं। देखिए, वो एल रॉड सच में घूमती हैं। मैं उस मूवमेंट को नहीं झुटला रहा हूं, लेकिन वो किसी जमीन की ऊर्जा की वजह से नहीं घूमती। इसके पीछे एक बहुत ही वेल डॉक्यूमेंटेड साइंटिफिक फिनोमेना है जिसे आइडियोमोटर इफेक्ट कहते हैं। आइडियोमोटर इफेक्ट, ये इस मूवमेंट को कैसे समझाता है? इसका मतलब है कि इंसान का दिमाग अनजाने में ही उसकी मांसपेशियों को बहुत सूक्ष्म सिग्नल भेजता है। आपने ओइजा बोर्ड का नाम सुना होगा, जहां पॉइंटर अपने आप बोर्ड पर अक्षरों की तरफ जाता है। हाँ, बिल्कुल सुना है। वहां कोई बाहरी ताकत नहीं होती, वो सिर्फ उन लोगों का अपना एक्सपेक्टेशन होता है जो उनके हाथों से माइक्रो मूवमेंट करवाता है। डाउसिंग में भी बिल्कुल यही होता है। तो आप कह रहे हैं कि डाउजर खुद वो छड़े घुमा रहा है? अनजाने में, हाँ। हीलर घर में घुसकर वहां का माहौल देखता है, लोगों की बातें सुनता है, और जहां उसे लगता है कि यहां नेगेटिविटी हो सकती है, उसका अवचेतन मन उस एल रॉड को घुमा देता है। ये पूरा प्रोसेस इंसान के अपने दिमाग से चल रहा है, जमीन के नीचे के किसी ग्रिड से नहीं। ठीक है, एक पल के लिए अगर मैं आपकी इस आइडियोमोटर वाली बात को मान भी लूं, तो आप उन नतीजों का क्या करेंगे जो इन जगहों को बैलेंस करने के बाद मिलते हैं? कैसे नतीजे? जब एक डाउजर जियोपैथिक स्ट्रेस को डिटेक्ट करके उसका समाधान करता है, चाहे वो कमरे का लेआउट बदलना हो, फर्नीचर खिसकाना हो या ब्रास के पिरामिड लगाना हो, उसके बाद लोगों को सच में फायदा होता है। घर का वो कमरा जो पहले भारी लगता था, अचानक हल्का लगने लगता है। जब उपाय काम कर रहा है और जीवन बेहतर हो रहा है, तो हम इस प्रैक्टिस को कैसे रिजेक्ट कर सकते हैं? मैं उस फायदे को रिजेक्ट नहीं कर रहा हूं, मैं बस उस फायदे के पीछे के असली कारण को पॉइंट आउट कर रहा हूं। इसे एनवायरमेंटल साइकोलॉजी कहते हैं। जब आप अपने आसपास के वातावरण को व्यवस्थित करते हैं, कमरे को डीक्लटर करते हैं या बेड की पोजीशन बदलते हैं, तो आपके दिमाग को एक तरह की मनोवैज्ञानिक शांति मिलती है। स्पेस के लेआउट का हमारे स्ट्रेस और कॉर्टिसोल लेवल्स पर सीधा असर पड़ता है। तो आपके हिसाब से ये सिर्फ एक फील गुड फैक्टर है? एक भारी महसूस हो रहे कमरे को नया रूप देने से जाहिर तौर पर ताजगी का एहसास होगा। मेरा तर्क सिर्फ इतना है कि हमें एक बहुत ही लॉजिकल मनोवैज्ञानिक प्रभास को समझाने के लिए जमीन के नीचे की किसी अदृश्य ऊर्जा का जाल बुनने की आवश्यकता नहीं है। एनवायरमेंटल साइकोलॉजी अपनी जगह सही है, लेकिन मैं फिर भी यही कहूंगी कि जियोपैथिक स्ट्रेस की अवधारणा हमें हमारे पर्यावरण और स्वास्थ्य के बीच के कनेक्शन को समझने का एक फ्रेमवर्क देती है। विज्ञान हमेशा इवॉल्व होता है। जो चीज़ें आज हम नहीं नाप सकते, शायद 50 साल बाद हमारे पास उन्हें नापने के टूल्स हों। तब तक के लिए अगर हमें लगातार थकान या घर में भारीपन महसूस हो रहा है, तो अपने वातावरण की जांच करना और उसका समाधान खोजना एक बहुत ही प्रैक्टिकल कदम है। आखिर में मुख्य लक्ष्य तो स्वस्थ और शांत रहना ही है। इस बात पर मैं पूरी तरह सहमत हूं कि अपने आसपास के वातावरण और अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना बेहतरीन बात है। यदि कमरे की सेटिंग बदलने से आपको अच्छी नींद आती है, तो आपको वो जरूर करना चाहिए। राइट, लेकिन हमें सावधान रहना चाहिए कि हम समस्याओं की असली जड़ को नज़रअंदाज न करें। अगर आपको लगातार शारीरिक या मानसिक परेशानी है, तो पहले मेडिकल साइंस और लॉजिकल रीजंस की तरफ जाएं। अपनी बीमारियों का कारण अदृश्य ऊर्जाओं को मानने से हम तार्किक समाधान से दूर हो सकते हैं। बिल्कुल, दोनों पहलुओं को समझना जरूरी है, और यही द डिबेट का असली मकसद है। श्रोताओं, जब आप अगली बार अपने घर को देखें, तो सिर्फ उसकी दीवारों और पेंट पर ध्यान न दें। इस बारे में भी विचार करें कि वो जगह आपको कैसा महसूस कराती है। हाँ, कारण जो भी हों, चाहे वो साइकोलॉजिकल हों या जमीन के नीचे की कोई अदृश्य हलचल, आपका वातावरण आपको लगातार आकार दे रहा है। इसे समझना आपके ही हाथ में है। इस जटिल विषय पर एक्सप्लोर करने के लिए और भी बहुत कुछ है। द डिबेट में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। सवाल पूछते रहिए और नए विचारों के लिए अपने दिमाग को हमेशा खुला रखिए।